नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के लिए पदबंध का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के। यह पदबंध आप लोगों के कोर्स बी में है 10th के बोर्ड की परीक्षा में, जिसमें से आपको प्रश्न आने वाले हैं और कितने 4 नंबर के, पूरे 4 नंबर के इसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इस 4 नंबर को बिल्कुल भी मिस ना करें, आपसे कोई त्रुटि ना हो कि आपके ये 4 नंबर इधर उधर हों। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं अनेक उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि पदबंध क्या है और किस तरीके से अगर परीक्षा में आपसे उदाहरण देकर पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पदबंध। सबसे पहले पदबंध को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पद क्या है, और पद से पहले जानने से पहले हमें क्या जानना होगा कि शब्द क्या है। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या है। शब्द, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या यूं भी आप कह सकते हैं कि एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। मतलब यानी एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं और किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वही शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने कहा राम, स्कूल, बुद्धिमान, ये क्या है? वर्णों का मेल है और ध्वनि कैसी निकली है? सार्थक ध्वनि निकली है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसे ही हम शब्द कहते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये शब्द है, कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि शब्द के भेद कौन कौन से हैं। शब्द के भेद कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस पर गहन अध्ययन करना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम एक विहंगम दृष्टि डालेंगे और ये जानेंगे कि ये विकारी और अविकारी शब्द होता क्या है। चलिए, अविकारी शब्द पहले ये जानते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकार यानी जिसमें परिवर्तन न हो, जो परिवर्तित न हो, किसी भी लिंग वचन क्रिया काल में जो परिवर्तित न हो, वो शब्द अविकारी कहे जाते हैं, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा होता है विकारी शब्द, यानी जो शब्द लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, यानी उसमें विकार होता है। चलिए देखते हैं कि अविकारी शब्द कौन कौन से हैं और विकारी शब्द कौन कौन से हैं। चलिए पहले हम देखते हैं अविकारी शब्द कि ये अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा। क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। दोस्तों, इनके बारे में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे पदबंध में इनसे ही संबंधित आपको सारी जानकारी रखनी है। अब आइए देखते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं। यानी विकारी शब्द यानी जो शब्द विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तित होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी शब्द हैं। यानी इसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है। किसके अनुसार? क्रिया वचन लिंग कारक के अनुसार। तो ये तो आपने जाना कि शब्द के भेद कौन कौन से हैं और कौन कौन से वो विकारी शब्द और अविकारी शब्द हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पद पे कि पद किसे कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। पद किसे कहते हैं? देखिएगा, पद क्या होता है? ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं
कौन शब्द? शब्दों के बारे में भी हमने चर्चा की। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये क्या होते हैं? व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं, यानी व्याकरण के नियम उस पे लागू हो जाते हैं, और जब ये व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, तो ये पद हो जाते हैं। देखिएगा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर, यानी स्वतंत्र नहीं रह जाते, वो क्या होते हैं? लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात बंध जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो क्या होता है? ये तब क्या बनते हैं? तब ये पद बन जाते हैं, यानी जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और व्याकरण के नियमों के द्वारा अनुशासित हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तब वो पद बन जाते हैं। यानी यूं कहिए कि व्याकरणिक नियमों से बंध जाना, शब्द का व्याकरणिक नियमों से बंध जाना ही उसे पद बनाता है। जब शब्द व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे राम वनवास को गए। अब यहाँ देखिएगा, एक एक शब्द है, राम, वनवास, गए, ये क्या है? ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हमने इनको एक वाक्य में पिरो दिया तो ये क्या हो गए? एक दूसरे से संबद्ध हो गए, व्याकरण के नियमों के माध्यम से अनुशासित हो गए, बंध गए। तो क्या बन गए? ये बन गए पद। एक और उदाहरण देखिएगा, आज स्कूल की छुट्टी है। यह भी देखिएगा कि इसमें भी अलग अलग शब्द थे, एक वाक्य में पिरो दिए गए, व्याकरण के नियमों से बंध गए और ये पद बन गए। एक और उदाहरण देखिएगा, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। यहाँ भी देखिए, शब्द अलग हैं और इनको एक वाक्य में पिरो दिया गया है और पद ये बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ये पद के कितने भेद होते हैं, ये पद कितने प्रकार के होते हैं। इस पे भी एक चर्चा डाल लें, तब हम पदबंध पे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पद के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम जान लें। चलिए, पद के भेद कौन कौन से हैं देखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण या अव्यय। अव्यय को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्षमा कीजिएगा। तो अब क्या है? ये क्या थे? ये पद के भेद थे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। कौन कौन से? ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय या क्रिया विशेषण। अब हम बढ़ते हैं पदबंध पे। क्यों? क्योंकि अब हमने शब्द को भी जान लिया, शब्द के प्रकार को भी जान लिया, पद के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, पद के प्रकार के बारे में भी, भेद के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब हम पदबंध को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पदबंध क्या होता है। चलिए, पदबंध, जब एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। अब यहां देखिए, यानी पदों का संग्रह। जब एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। यानी पदबंध में पदों का समूह होता है और वो क्या करते हैं? एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी व्याकरण के नियमों से अनुशासित हुए और एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। यानी पदों का ऐसा समूह जो कि एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करे, वो क्या होते हैं? पदबंध कहलाते हैं। तो पदबंध समझ में आ गया होगा कि पदबंध किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं पदबंध के भेद कौन कौन से होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पदबंध के भेद के आधार पर ही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य दे देंगे और वहाँ पर रेखांकित करके आपको जो रेखांकित अंश देंगे उसके आधार पर यहाँ से पूछते हैं कि पदबंध का कौन सा भेद है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ से आपको देखना है और बिल्कुल
समझना है, सुनना है, ताकि आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पदबंध के भेद कौन कौन से हैं। तो इसके कितने भेद हैं देखिएगा। संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। ये आपने देखा कि कितने हैं, ये 5 हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 तरह के होते हैं और इन्हीं से संबंधित चूंकि आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अब हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि हमें अगर परीक्षा में इस तरीके से उदाहरण दे करके पूछा जाए कि कौन सा पदबंध है तो हम आसानी से उत्तर दे सकें। चलिए तो पहला देखते हैं हम संज्ञा पदबंध। ध्यान से सुनिएगा। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो, ध्यान से सुनिएगा, पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, बाकी के पद उसी पर आश्रित हों, तब वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पद पर आश्रित हों तो वह क्या होता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। और दूसरी विशेषता ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता कर्म आदि के पूरक के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी कर्ता और कर्म को पूरे करने वाले का कार्य ये करते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा, एक वाक्य है और यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है, लंका के राजा रावण को। ध्यान दीजिएगा, लंका के राजा रावण को। अब यहाँ अब देखिएगा संज्ञा पदबंध की विशेषता हमने क्या बताई थी, जब हमने नियम बताया तो आपको बताया था कि अंतिम पद संज्ञा हो। तो यहाँ देखिएगा लंका के राजा रावण को, तो रावण जो अंतिम पद है ये संज्ञा है और अन्य सब पद उसी पे आश्रित हों तो यानी रावण के विषय में ही बताया गया। रावण कौन है, लंका का राजा है। तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। आगे बढ़िए, एक और उदाहरण देखिएगा। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखिएगा, और रेखांकित अंश क्या है, आसमान में उड़ता गुब्बारा, इसको रेखांकित किया गया है और ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इस रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। आपको बताना है कि संज्ञा पदबंध है। क्यों, क्योंकि गुब्बारा यहाँ संज्ञा है और गुब्बारा के बारे में ही यहाँ पे चर्चा की गई। गुब्बारा कैसा है, आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो ये तो रहा आपका संज्ञा पदबंध। उम्मीद है संज्ञा पदबंध बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पदबंध देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध देखिए, जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें, ध्यान से सुनिएगा, जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़ करके सर्वनाम का कार्य करें, अर्थात जहां मुख्य पद सर्वनाम होता है, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक वाक्य लिया, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, मैंने बताया सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, विदेश से आए अतिथियों में कुछ, ये रेखांकित अंश है और आगे का वाक्य है हिंदी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो कुछ शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। तो आप इससे आसानी से पहचान लेंगे कि किसका उदाहरण है, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो, और रेखांकित अंश क्या है कि कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम। अब यहाँ पर इतना रेखांकित है और तुम जो इसमें शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, इसलिए यह कौन सा पदबंध हो गया,
सर्वनाम पदबंध का उदाहरण हो गया। तो इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अगला पदबंध है विशेषण पदबंध। क्या है? विशेषण पदबंध। विशेषण के विषय में आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इन सब पे स्वतंत्र वीडियो बनी हुई है। आप उनको देख करके इनके विषय में अधिक जानकारी ले सकते हैं। वो मेरे चैनल पर है, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए विशेषण पदबंध देखते हैं कि विशेषण पदबंध क्या होता है और हम इनको कैसे पहचानेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखिएगा। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़ करके विशेषण का कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़ करके विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहां शीर्ष पद विशेषण हो, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पद विशेषण हो तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा उदाहरण के माध्यम से। मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी, इतना रेखांकित अंश है। बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी रेखांकित अंश है, बालक है। अब यहाँ देखिएगा इस वाक्य में क्या है कि बालक की विशेषता बताई गई है और विशेषण पदबंध का नियम मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर बालक जो संज्ञा है इसकी विशेषता बता रहा है। बालक कैसा है? मोहन की विशेषता बता रहा है, क्षमा कीजिएगा, मोहन की विशेषता, मोहन एक बालक है और वो कैसा है? बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी है। तो यह क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की यानी मोहन के बारे में विशेषता मोहन की बता रहा कि मोहन बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी बालक है। दूसरा उदाहरण एक और देखिएगा। मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 किलो पिसी हुई लाल, ये अंडरलाइन है, ये रेखांकित अंश है। 2 किलो पिसी हुई लाल। अब देखिएगा ये किसकी विशेषता बता रहा है? 2 किलो भी विशेषता है, पिसी हुई भी विशेषता है और लाल भी विशेषता है। लेकिन ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? मिर्च, जो कि संज्ञा शब्द है, मिर्च की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? इसकी संज्ञा की विशेषता बताया तो कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। तो ये आपने उदाहरण के माध्यम से देखा। उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि विशेषण पदबंध हम कैसे पहचानेंगे और किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया पदबंध किसे कहते हैं और उसका उदाहरण देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि क्रिया पदबंध किसे कहते हैं। चलिए, एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। अब यहाँ सुनते सुनते पढ़ते हैं, ये रेखांकित अंश है। और आप इसमें कैसे क्या है? पढ़ना एक क्रिया है और क्रिया वो हो रही है तो कैसे हो रही है? गाना सुनते सुनते, यानी सुनते सुनते क्रिया, पढ़ना क्रिया कैसे हो रही है? गाना सुनते सुनते हो रही है। तो सुनते सुनते पढ़ते हैं में कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध है। एक और उदाहरण देखिएगा। वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। यहाँ पर पढ़कर खाना खाकर सो गया रेखांकित अंश है। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि सोना क्रिया है, सोना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है और खाना क्रिया है, तीनों क्रिया है। और मैंने नियम में क्या बताया? एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को ही क्रिया पदबंध कहते हैं। तो यहाँ क्रियाओं का संग्रह हुआ है, तो यहाँ क्या है? क्रिया पदबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला पदबंध जो कि है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पहले जान ले क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो देखिएगा, जब कई पदों के योग से, जब कई पद आपस में मिल करके ऐसा पदबंध, कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो
क्रिया की विशेषता बताए। अभी मैंने चर्चा की ना कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहां प्रमुख पद क्रिया विशेषण हो, जहां पर प्रमुख पद क्या हो, क्रिया विशेषण हो, तब वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध हो तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिएगा, माँ कल सुबह तक आएगी। अब यहां पर रेखांकित अंश है कल सुबह तक। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, आना क्रिया है, आएगी कौन, माँ आएगी। आएगी क्रिया, कब आएगी, आने की क्रिया कब होगी, कल सुबह तक। तो यानी कल सुबह तक में ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। और उदाहरण देखिएगा, वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। यहाँ पर रेखांकित अंश है लगभग 5:30 बजे। पहुंचना क्रिया कब हो रही है, लगभग 5:30 बजे। एक आप यूं भी जान सकते हैं कि जब हम क्रिया से कब, कहाँ, कैसे करके प्रश्न करते हैं, जो उत्तर में हमारा आता है वही क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद जब हमने पूछा कि पहुंचा, वह कब पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, तो आंसर में क्या आया, उत्तर में आया ना लगभग 5:30 बजे पहुंचा। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। उदाहरण और देखिएगा, यह सूखा बारिश न होने से हुआ। यहाँ बारिश न होने से, यह रेखांकित अंश है, और हुआ, होना क्रिया है। क्या हुआ, बारिश न होने से क्या, सूखा। तो क्रिया क्या हो गई, क्रिया की विशेषता बता रहा है, न होना क्या, बारिश न होना। तो इसलिए क्या है, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। एक और उदाहरण देखिएगा, जहां भूखमरी की वजह से, यहां भूखमरी भूकंप की वजह से हुई। वाक्य है यहाँ भूखमरी भूकंप की वजह से हुई, और रेखांकित अंश है भूकंप की वजह से हुई। से हुई नहीं, हुई क्रिया है, होना क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, भूकंप की वजह से यह कार्य होना। कौन सा कार्य, भूखमरी का कार्य जो हुआ है, भूखमरी जो हुई है वो किसके वजह से हुई है, भूकंप के कारण। तो होना क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, भूकंप की वजह से होना। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण था। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पदबंध कहते किसे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको समझाया कि शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है, और पदबंध के भेद कौन कौन से हैं। और प्रत्येक को हमने उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ये जान लें कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न परीक्षक आपसे पूछता है, क्योंकि आपको अंक वहीं से प्राप्त करने हैं। तो बहुत आवश्यक है। इसलिए तो मैं आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, दे रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आपको पदबंध अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको इस प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे। मैं अगली वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। तो चलिए पहले इन प्रश्नों को हम देख लें कि वो अभ्यास के लिए प्रश्न कौन कौन से हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद यह आवश्यक है कि हम इस चीज़ को जांच लें कि हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान कितना सार्थक हुआ, और जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अभ्यास प्रश्न करें। तो इसलिए कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ छोड़े जा रही हूँ। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख करके इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अगर आपको परेशानी होती है तो अगली वीडियो में मैं उत्तर लेकर के उपस्थित होंगी। चलिए प्रश्न देखते हैं जो कि आपके लिए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। यहाँ पर आपके लिए मैं 4 विकल्प देती हूँ और इसमें जो असत्य हो उसको आपको लिखना है, उसको छांट के लिखना है। देखिएगा, पहला है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। दूसरा है, कई पद मिलकर पदबंध बनाते हैं। तीसरा है, पद हमेशा व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। और चौथा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई पद होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य रेखांकित पद में पदबंध कौन सा है आपको बताना है। संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। आपको बताना है उत्तर में कि इसमें कौन सा पदबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा। मजदूर जल्दी जल्दी काम करता हुआ थक गया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है आपको लिखना है। आपके लिए 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है। पहला है मजदूर, दूसरा जल्दी जल्दी, तीसरा काम करता हुआ और चौथा थक गया। आपको बताना है इसमें से सही विकल्प कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। वाक्य में रेखांकित पद है, पदबंध है। कौन सा अद्भुत साहसी रेखांकित है, इसमें रेखांकित कौन सा पदबंध है आपको बताना है कि संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है। और एक और प्रश्न आपके लिए। अमेरिका में रहने वाले एक मित्र ने मुझे बुलाया है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है क्या। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। तो ये आपके लिए मैं 5 प्रश्नों को छोड़े जा रही हूँ। बिल्कुल गहन अध्ययन करके, वीडियो को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर आप देने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पदबंध बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर उपस्थित हुई, ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो सके और आपको परीक्षा देने में सहायता मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अतिशीघ्र अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।